देखिए, जर्नी लाइफ की हमेशा अप्स एंड डाउन्स के साथ रहती है। लाइफ में फेस नहीं करेंगे तो उनको उस चीज की वैल्यू कभी पता नहीं। रटने की जो क्वालिटी है उसको कम करना है और आपको समझने की क्वालिटी को बढ़ाना है। अगर बच्चा 50% वाला है और वो नेशनल खेल रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपने टैलेंट को आगे लेके जा रहा है। दे शुड बी यूजिंग वन कलर फॉर राइटिंग। ये बोर्ड एग्जाम सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं दे रहा है, उनके पेरेंट्स, पेरेंट्स उनके भी दे रहे टीचर्स, हैं, एवरीबॉडी इज गिविंग। एवरीबडी इज गिविंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सादिया नूर और आप देख रहे हैं ज्ञान वार्ता की खास पेशकश रूबरू सिलसिला अनकही बातों का। बात अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की जाए तो परीक्षाएं बेहद नजदीक आ चुकी हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स पर एक मेंटल प्रेशर बढ़ता जा रहा है और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे कई सवालों के जवाब देने वाले हैं जो स्टूडेंट्स को उनके बोर्ड एग्जाम्स में बेहद मददगार साबित हो। इनका शिक्षा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है और स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन के लिए ये खूब फेमस है। स्वागत करते हैं समर स्टडी हॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल काशीपुर के प्रिंसिपल मिस्टर अनुज भाटिया जी का। वेलकम टू रूबरू सर। थैंक यू। सर, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी मैं हमारी ऑडियंस को भी बताना चाहूंगी, आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं सीबीएसई डेजिग्नेशन की। अगर मैं बात करूं, यहाँ तक पहुंचने का जो आपका सफर है स्टार्टिंग से लेके अब तक, थोड़ा वो बताइए क्योंकि बहुत इंस्पिरेशनल है। स्टूडेंट्स को अगर पता चलेगा तो वो बिल्कुल बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे। आई रियली वांट यू टू शेयर योर स्टोरी। सबसे पहले मैं ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। देखिए, जर्नी लाइफ की हमेशा अप्स एंड डाउन्स के साथ रहती है। हमेशा स्मूथ नहीं होती, ऐसा मेरे साथ भी रहा। बहुत छोटी एज में ही मैंने इंडिविजुअल ट्यूशन्स देना स्टार्ट किया। घर की प्रॉब्लम थी, पापा की हेल्थ ठीक नहीं थी, उनको पैरालिसिस हो गया था, वो बेड पे थे, एज़ यूजुअल पैसों की कमी थी। अपना डीएवी स्कूल में मैं पढ़ता था, उसे छोड़ के मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा। फिर स्लोली ग्रेजुअली ट्यूशन्स के साथ मैं आगे बढ़ा। अपनी फीस खुद जनरेट करी, फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। उसके बाद जैसा कि किस्मत में लिखा था, मुझे समर स्टडी हॉल में आना था। मुक्ता मैम की बहुत ब्लेसिंग्स मिली मुझे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और स्लोली ग्रेजुअली उन्हीं की सपोर्ट से, स्कूल की सपोर्ट से, मेरे टीचर्स की सपोर्ट से, अपने बड़ों के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। आपके फादर के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी क्योंकि ड्यूरिंग योर आई थिंक पोस्ट ग्रेजुएशन आई गेस नहीं, यू लॉस्ट हिम। ग्रेजुएशन 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 यू लॉस्ट हिम। यस। मेरे फादर बहुत एजुकेटेड थे, मैं बहुत एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वो अपने टाइम में उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर्स किया था और वो जॉब करते थे और बहुत सारे फैमिली के रीजंस के साथ वो काशीपुर, बेसिकली हम रुद्रपुर से हैं। ओके। मेरी जो बर्थ है वो रुद्रपुर की है। उसके बाद हम लोग काशीपुर आ गए और उसके बाद यहाँ हम पापा ने एक पेस्टिसाइड की दुकान खोली, परिवार आगे बढ़ा, सब चला, बहुत अच्छे से सब चल रहा था। पर जैसे कि हेल्थ इश्यूज रहते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो मैं क्लास 9 में था जब उनको पहला पैरालिसिस का अटैक हुआ और फिर उसके बाद उनकी हेल्थ डिटोरिएट करती चली गई और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जब मैं था तो बहुत अनफॉर्चुनेट रहे हम लोग कि हमने उन्हें खो दिया। लेकिन मेरी मदर जो बहुत एजुकेटेड थी, उन्होंने अपनी शादी से पहले भी टीचिंग करी थी और बहुत अच्छी दयालबाग यूनिवर्सिटी से वो बीए, बीएड करी हुई थी, कॉन्फिडेंट थी, तो उन्होंने घर पे ही रहकर, क्योंकि शायद वो बाहर निकलती तो एक घर परिवार बिखर जाता, क्योंकि उन्हें पापा को भी देखना था क्योंकि वो बीमार थे और हमें भी देखना था। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया कि वो घर पे रहकर ही बच्चों को ट्यूशन देंगी। काशीपुर में बहुत से लोगों ने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने ट्यूशन पढ़ाई और बहुत अच्छे लेवल पे ट्यूशन पढ़ाई उन्होंने, उनके साथ हम साथ में जुड़ गए और इसी तरीके से टीचिंग का करियर निकल पड़ा। और हम लोगों ने फिर धीरे-धीरे मैंने अपनी ग्रेजुएशन काशीपुर राधेहरी से करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी। सिम्बायोसिस से मैंने डिस्टेंस लर्निंग में अपना एमबीए कंप्लीट किया, बीएड राधेहरी से किया और मैं समर स्टडी हॉल में टीचर बना। आप डीएवी में स्टूडेंट थे जो आपको छोड़ना पड़ा ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस। उसके बाद यू बिकेम अ ट्यूटर और ट्यूटर से लेके आज अगर आपको देखा जाए यूर प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर ऑफ उधम सिंह नगर। सीबीएसई डेजिग्नेशन की अगर मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे स्टूडेंट्स को, बहुत जरूरी था सर ये बताना क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंप्लेन करने लगते हैं कई बार लाइफ को लेकर। लेकिन आप एक बहुत जीता जागता एग्जाम्पल है उनके लिए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरी हर्डल, एवरी बैरियर, यू कैन व्हाट यू वांट टू अचीव। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
कंप्लेन करने से कुछ नहीं हो, राइट। आपको आगे आना होगा। जब तक आप लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस नहीं लेंगे, तब तक आप खुद नहीं सीख पाएंगे। और मैंने ये देखा है कि आज के समय में ये बच्चों को बहुत लेट हो पाती है ये एक्सपीरियंसेस, क्योंकि इनिशियल उनके पास लाइफ के सारे कंफर्ट हैं, ट्यूशंस जाने के लिए स्कूटीज हैं, अच्छे राइट। उनके पास अपने कपड़े हैं, बैग्स हैं, बुक्स हैं, ट्यूशंस उनको इजीली मिल रही, सब लाइफ पर सारा कंफर्ट है। इवन पेरेंट्स ने अपना इंडिविजुअल रूम दिया हुआ है उनको, राइट सर। जहां वो बैठ के पढ़ सकते हैं। जी जी। तो हमने अपना टाइम थोड़ा टफ निकाला, बताया कि 2 ही कमरे थे हमारे हम्म। घर में, तो उसमें एक में पेरेंट्स और एक में मैं और मेरा भाई, बड़े भाई रहते थे, जो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आज वो गवर्नमेंट स्कूल में है, केंद्र विद्यालय रानीखेत में, अकाउंटेंसी के पीजीटी अकाउंटेंसी, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। बहुत कुछ सीखने को मुझे उनसे मिला, और आज भी सीखता हूँ, उनसे पूछता हूँ। कुछ भी लाइफ में आगे ऐसा डिसीजन लेना होता है तो हमेशा अपने से बड़ों की का सहारा लेता हूँ, सहयोग लेता हूँ। तो इसी तरीके से लाइफ आगे चलती है, और मैं ये बच्चों से भी चाहता हूँ कि जब तक वो खुद किसी चीज को करके नहीं देखेंगे, लाइफ में फेस नहीं करेंगे, तो उनको उस चीज की वैल्यू कभी पता नहीं चलेगी। तो सर बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आज आपने हमें बहुत शॉर्ट में बता दिया। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे सर। एग्जाम पैटर्न को लेके मैं जानना चाहती हूँ। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि बीते वक्त में जो सीबीएसई में हमने चेंजेस देखे हैं, इस बार एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हम एक्सपेक्ट कर सकते देखिए, जैसे कि हम इस बात को बहुत इम्पोर्टेंट हमें समझना जरूरी है कि स्कूल की जो क्लासेस हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यू शुड बी वेरी रेगुलर टू योर स्कूल, क्योंकि जो टीचर आपको क्लास में बता सकता है वो आपको कोई नहीं बता सकता। समय बदल रहा है, चीजें बदल रही है, पेरेंट्स को नहीं पता है, क्योंकि पेरेंट्स आज भी कहते हैं तुम्हारी क्या पढ़ाई है, तो हमने तो 2-2 साल का सिलेबस एक साथ पढ़ा है। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट वी नीड टू लर्न, जो सिस्टम एजुकेशन का एग्जामिनेशन का पहले था कि आपके 10 क्वेश्चन आ गए, उसमें से कोई भी 5 आपको आंसर करने हैं, हैं? राइट। और एक क्वेश्चन को आप 10-10 पेज में, 15-15 पेज में आंसर कर रहे हैं, आज वो नहीं है। कंप्लीटली चेंज इट्स नाउ। कंप्लीटली चेंज। उसके पीछे भी आपको एक रीजन बताता हूँ। जब हमारे देश ने पहली बार एक इंटरनेशनल एग्जामिनेशन होता है पीसा का जो दिया, जिसमें हमारी रैंक ऑलमोस्ट लास्ट थी, जो ये जज करके निकाली, एग्जामिनेशन के बेसिस पे निकाली गई कि हमारे देश में रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन ज्यादा है, और बच्चों के अंदर जो पढ़ाई की समझ है, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत कम है। इस बात को जब जज किया गया, तभी से हमारे जो देश का एक पाइनियर बोर्ड है सीबीएसई, वो इस सिस्टम के साथ आया कि बच्चों के अंदर अब आपको रटने की जो क्वालिटी है उसको कम करना है, और आपको समझने की क्वालिटी को बढ़ाना है। इसी चीज को उन्होंने नाम दिया कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग। तो अब कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग का जमाना है। आपका क्वेश्चन पेपर अगर 80 मार्क्स का है तो 40 to 50%, डिपेंडिंग अपॉन द क्लास, क्लास 10th है तो 40, और क्लास 12th है तो 50% एग्जामिनेशन कंपिटेंसी बेस्ड हो गया है। कंपिटेंसी मींस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। आप रट के नहीं जा सकते, आपको समझ के जाना पड़ेगा। आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस वहां मिल रहे हैं, आपको कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो आप पढ़ेंगे और वहीं पे सॉल्व करेंगे। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तब तो आप उसको कर पाएंगे, वरना आपके लिए उसे कर पाना मुश्किल हो। तो यानी एग्जाम पैटर्न को समझने से बेहतर है कि हम कंसेप्ट्स पर फोकस करें, कंसेप्ट्स पे फोकस, सो दैट हम कैसा भी क्वेश्चन आए हमारे स्टूडेंट्स उसको टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल। रट्टाफिकेशन नहीं करना है स्टूडेंट्स। मैं फिर सर की बात को रिपीट करना चाहूंगी। सर अभी सीबीएसई प्रैक्टिकल्स आर गोइंग ऑन इन एवरी स्कूल। ये नेचुरल है आई थिंक कि जब एग्जामिनर के सामने बच्चा जाकर बैठता है, नो मैटर वो कितना प्रिपेयर होकर आया है, सामने बैठने के बाद आंसर्स भूलना मुझे लगता है नेचुरली वो हो जाता है। इट्स अ नेचुरल तो प्रोसेस। आप स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आप को कैसे वहां पर उस सिचुएशन को टैकल करें, कितना कॉन्फिडेंट रहें? देखिए, मैं अपने भी जो मेरे क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और या जो मेरे बच्चे हैं, मैं उनको बहुत क्लियर मैसेज देता हूँ कि 1 घंटे में या 2 घंटे में एक एक्सटर्नल एग्जामिनर बैठ के आपको जज नहीं कर सकता। राइट। इट्स अ होल ईयर परफॉर्मेंस एक्चुअली। आपका टीचर जो पूरे साल आपको पढ़ा रहा है, वो इस बात को जानता है कि आप क्या समझते हैं, आपको कितना आता है, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। तो आपको पूरे साल परफॉर्म करना है। जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम तो पूरा साल पढ़ते नहीं है, हम लास्ट में अपना पढ़ते हैं और अच्छे नंबर ले आते हैं। राइट राइट। वो समय चला गया, अब वो समय है ही नहीं। हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स की जरूरत है।
हम ये नहीं चाहते कि आप लास्ट में बैठे सैंपल पेपर्स उठाएं, उसमें से 10 क्वेश्चन याद करें, 15 क्वेश्चन याद करें और एग्जाम में लिखाएं। Means we should not do this. We should be, whatever we are doing, we should be very much into it. Like conceptually it should be very clear. अगर हम पीसीबी या पीसीएम के भी स्टूडेंट्स हैं, हम नीट के एग्जाम, जी के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो क्या हम लास्ट के 4 दिन, 5, 1 महीना, 2 महीना पढ़ के हम बेसिक्स क्लियर कर पाएंगे? हम कभी नहीं कर सकते। अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो, और अगर हमें सीए का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है या सीएस क्लियर करना है, क्या हम उसे 1 महीने या 2 महीने की पढ़ाई में कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। क्लास 10th के बाद बच्चों को अपने सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। दिस इज फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। आप पेरेंट्स को भी मैं चाहता हूं ये मैसेज देना कि बच्चों को उनकी क्या चॉइस है उस पर जाने दें और कभी भी उन्हें जबरदस्ती ना करें। जहां तक हो सके काउंसलिंग करें, बच्चों की खुद करें। आपके पास बहुत सारे काउंसलर्स मार्केट में भी अवेलेबल हैं, उनसे काउंसलिंग कराएं। वो किस सब्जेक्ट के लिए अप्रोच रखते हैं उसको देखें, बच्चे का इंटरेस्ट देखें, किस चीज में उसका इंटरेस्ट आता है, फिर उसको वो सब्जेक्ट दें। क्योंकि जब तक उसे किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट को पढ़ नहीं सकता, कर नहीं। पेरेंट्स जबरदस्ती करते हैं कि देखो हमारे नेबर ने जो है वो पीसीएम लिया था, वो अब इंजीनियर बन गया है, देखो उसे जो है 2 लाख रुपए महीने का पैकेज मिल रहा है या 24 लाख रुपए साल का पैकेज मिल रहा है, तुम भी करो, तुम भी ऐसा कर सकते हो। अगर उस बच्चे का इंटरेस्ट ही पीसीएम में नहीं है तो वो कैसे करेगा? उससे बेटर है कि वो कॉमर्स लेके सीए बने, उसकी अंडरस्टैंडिंग वहां ज्यादा हो सकती है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये पेरेंट्स को भी समझना, बच्चे को भी समझना जरूरी है कि उसे क्या सब्जेक्ट। सर, क्योंकि आपने इंटरेस्ट की बात यहाँ पे की, बहुत से ऐसे बच्चे हु आर नॉट एकेडमिक्स में वो अच्छे नहीं होते हैं एंड दे आर गुड इन समथिंग एल्स, चाहे वो रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को फेस करना हो या उनका किसी और चीज में पोटेंशियल हो सकता है। और क्योंकि अब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स भी देने हैं, दे हैव टू क्रैक देयर 12th आल्सो। उन बच्चों को क्या कहेंगे कि वो कैसे मैनेज करे कि अब ये 12th तो पास करनी ही है एंड दे आर नॉट गुड इन देयर स्टडीज? देखिए, हम अपने बच्चों को सीबीएसई भी और सभी स्कूल्स काशीपुर के हर चीज में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। हम लोग बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराते हैं और आप लोग उसे कवर भी करते हैं। तो बच्चा जो है बहुत सारी चीजें सीख रहा है। बच्चा हर तरीके का है। एक बच्चा वो भी है जो 95% नंबर ला रहा है और एक बच्चा वो भी है 50% नंबर। सबकी अपनी ग्रेस्पिंग पार है, पास तो दोनों ही है। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, मेरे यहाँ एक बच्चा है वो नेशनल प्लेयर है, वो बाहर खेले, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो जा रहा है तो विद द हेल्प ऑफ सीबीएसई हमारे लिए ये भी अप्रोच है कि हम उसके प्रैक्टिकल रीशेड्यूल कर सकते हैं, उसके एग्जामिनेशन रीशेड्यूल कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, पर उसके टैलेंट को हम कम नहीं करें। वेरी नाइस। हमें ये सपोर्ट करना चाहिए। हर स्कूल से मेरी रिक्वेस्ट है, ये ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको इसे करना चाहिए जी, और जिससे बच्चे को जो है वो मोटिवेशन मिले और वो आपके लिए, अपनी सिटी के लिए, आपके स्कूल के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करे और हम सबको प्राउड फील करें। तो देखिए, अगर बच्चा 50% वाला है और वो नेशनल खेल रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपने टैलेंट को आगे लेके जा रहा है। बिल्कुल। तो किसी का भी कोई भी बच्चा हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जिसमें कोई टैलेंट ना हो। राइट। तो हमें बस रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि किसका टैलेंट कहाँ है। एवरी चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी तो टैगलाइन ही है ये कि दैट एवरी चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको समझना जो है वो बहुत जरूरी है, उसके टैलेंट को। हम लोग क्लास 11th 12th में एक सब्जेक्ट ऑफर करते हैं, पेंटिंग। अब पेरेंट्स कहते हैं ड्राइंग करके बच्चा क्या करेगा, बट दे नेवर नो, वी नेवर नो कि एनिमेशन की कितनी ब्रांचेस आगे फ्यूचर में है। तो ये उसका टैलेंट ही तो होगा अगर वो कुछ ह्यूमैनिटीज के साथ एनिमेशन करके आगे बढ़ जाए। तो इसीलिए किसी भी बच्चे में बहुत सारे टैलेंट हो सकते हैं। मार्क्स किसी भी चीज का मेजरमेंट नहीं है। जो हमारी सोसाइटी में हम हमेशा उसको मेजर करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं, पर फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा, ऑलराउंडर स्टूडेंट इज मोर सक्सेसफुल देन द स्टूडेंट हु इज गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स और लाइक दिस। तो एक ऑलराउंडर बनिए, हर चीज में आगे बढ़िए, खेलिए भी जरूरी, बहुत खेलना भी बहुत जरूरी है, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करिए, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करिए और साथ में पढ़िए। तो अब उन स्टूडेंट्स को जो एकेडमिकली ज्यादा अच्छे नहीं है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू प्रूव योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर फील्ड जिसमें आप अच्छे हैं। सर की बातों से मैंने ये कंक्लूजन निकाला है। बात सर फिर मैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स पर आना चाहूंगी अब, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है।
अभी वो क्या रूटीन फॉलो करें? कैसे अपने चाहे वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की बात हो, चाहे वो अटेम्प्टिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हों, डायग्राम्स का लेबलिंग का प्रैक्टिस हो, क्या वो अपना शेड्यूलिंग करके चलें अब सो दैट दे कैन प्रिपेयर देयर बेस्ट फॉर देयर एग्ज़ाम्स? देखिए, सबसे पहले तो अब सभी बच्चों को ये पता है उनका सिलेबस स्कूल में कंप्लीट हो गया है। राइट। एक जेन्युइन फीडबैक अपने टीचर से ज़रूर लीजिए, जो आपको प्रैक्टिकल्स के टाइम पे मिल जाता है, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स हैं, वो आपको जज करके बता जाते हैं कि आप अभी कितना रॉ हैं और कितना आपने अच्छी प्रिपरेशन कर ली है। कर लिया। तो एक जेन्युइन फीडबैक जब आपके टीचर के पास से आएगा तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। दूसरी बात, जैसे कि एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के पैटर्न है, सीबीएसई ने हर सब्जेक्ट में 2 से 3 सैंपल पेपर अपनी साइट पे अवेलेबल कराए हैं जी। अलॉन्ग विद देयर मार्किंग स्कीम। हुँ। उनको डाउनलोड कर लीजिए। एक चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि मार्केट में कुछ पब्लिशर्स जो है कुछ सैंपल पेपर्स लेके आते हैं, जिनके साथ में सीबीएसई के बोर्ड की तरह की आंसर शीट भी आती है। ओके। वो कई स्कूल्स में डिफरेंट, अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके हुँ। की आंसर शीट्स होती है, पर वो आंसर शीट ऑलमोस्ट जैसे बोर्ड की आंसर शीट आती है उससे मैच करती है। आप उसको ले आए, ओके। तो उस पर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। हुँ। तो यू विल गेट टू नो कि कौन सा आंसर कितने वर्ड्स का है और वो यहाँ कितना आएगा। आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, आपको डायग्राम्स बनाने हैं, यू शुड बी वेरी मच अवेयर। एक चीज मैं सब बच्चों से ये बोलना चाहूंगा, आपके एडमिट कार्ड पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आपके आंसर शीट जब बोर्ड में मिलती है, आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है उसको पढ़ने के लिए। यू शुड रीड इट थरली। अपने जब बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाए तो पूरा प्रिपेयर होके जाएं कि हमें वहां जाकर क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जैसे कि एक बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन हमारे बोर्ड की तरफ से होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होता कि दे शुड बी यूजिंग वन कलर फॉर राइटिंग, हुँ। ईदर ब्लू पेन, और ब्लैक। ब्लैक पेन और ब्लू ब्लैक पेन। ये इस यस सर, तरीके का राइट। इंस्ट्रक्शन होता है। हम आंसर्स में ऐसा कभी नहीं करते कि ब्लू पेन से लिख रहे हैं उसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर रहे हैं, ये अलाउड ही नहीं है। पर बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है। यस दे सर। शुड बी यूजिंग सिंगल कलर पेन। आपको हेडिंग्स लिखने हैं तो आप ब्लू पेन से लिखिए, उसे अंडरलाइन कर सकते हैं ब्लू से, क्योंकि टीचर जो वहां चेकिंग कर रहा है उसको सब पता है कि बच्चे ने कैसे लिखा है और क्या करा है। इवन स्टूडेंट्स कई बार कंप्लेन भी करते हैं कि हमें तो पेन चेंज करने में ही टाइम कंज्यूम हाँ, होता ये रहता करना है। ही नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो भी आप पेन यूज कर रहे हैं उसे आज से ही यूज करना शुरू करिए, क्योंकि आपकी जो टिप है, आपकी जो ग्रिप है, वो उस पेन के साथ परफेक्ट हो जाएगी। तो वहां आपकी एग्जामिनेशन में एक स्पीड बनी रहेगी, जिसे आपको लिखने में इजी होगा। और दूसरा, सैंपल पेपर्स पे अब हमें जो है फोकस करना बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन पैटर्न पे प्रैक्टिस करिए, कम से कम टारगेट बनाइए कि 10 टू 15 सैंपल पेपर्स आपको घर पे सॉल्व करने हैं, विद मार्किंग स्कीम वो होते हैं, फिर उसमें से अपने आप चेक करना है। खुद से चेक करेंगे तो यू विल गेट टू नो योर मिस्टेक्स ऑल्सो। तो दिस इज द वे। क्योंकि सैंपल पेपर्स की भी हमने भी बात की, 2 स्टूडेंट्स का मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगी। एक स्टूडेंट ने बहुत पढ़ाई की है, मतलब 2-3 बुक से वो एक सिंगल टॉपिक पढ़ रहा है, लेकिन उसने रिविजन नहीं किया। और एक स्टूडेंट्स ने कम पढ़ा है, लेकिन उसने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया है और साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी की। तो हू डू यू थिंक विल गेट अ बेटर चांस टू स्कोर मोर? प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ। आप 10 बुक से पढ़ लीजिए, बट नाउ दिस इज अ रिविजन टाइम। यस सर। दिस इज अ रिवीजन टाइम। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको क्या करना है, आप अपना सिलेबस पूरा रिवाइज करेंगे, मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, उसे चेक करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको रेक्टिफाई करेंगे, देन अगेन रिवीजन। यू शुड बी डूइंग रिवीजन। तो मल्टीपल जितना टाइम। मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स यू नीड टू डू इट, करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन होगा, इट कैन बी अ चैप्टर वाइज रिवीजन, इट कैन बी अ टॉपिक वाइज रिवीजन। ये आप पे डिपेंड करता है। अपने छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाइए, हुँ। क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी पूरी बुक्स को दोबारा से खोल के पढ़ने बिल्कुल, शुरू कर बिल्कुल। दें। अपने नोट्स जरूर बनाइए। क्लास 10th में बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं, अपनी नोटबुक बनाते ही नहीं है। टीचर कहता रहता है हुँ। कि अपनी नोटबुक्स बनाइए, उसमें काम करिए। जो टीचर नोट्स दे रहा है, डिक्टेट कर रहा है, दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? आप वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जो सैंपल पेपर है जिसमें से आप लर्न करके जा रहे हैं, इट इज यूनिवर्सल, इट इज कॉमन, जी। but the teacher's notes are specially designed for you, up to so that you will be able to understand it। आप उस बात को समझेंगे ना, वो उसने उसका डिफिकल्टी लेवल आपके हिसाब से सेट किया है। एक स्टूडेंट का मेंटल लेवल यस, समझकर। स्टूडेंट का मेंटल लेवल समझकर। एक टीचर को क्लास में 35-40 स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, हुँ। उसका मेंटल कैलिबर समझ के उसने उसको नोट्स दिए हैं। आप नोट्स कर नहीं रहे हैं, बाद में आप क्या कर रहे हैं, मार्केट से जाके एक सैंपल पेपर उठा लाते हैं, यही उसकी करते हैं। लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, आप स्कोर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको लर्न नहीं हुए हैं, आप वहां लिख नहीं पाए।
वहां से आप समझ नहीं पाए हैं। बट यहाँ अगर टीचर के नोट्स आपके पास होते, आपकी क्लास वर्क की नोटबुक पूरी होती, तो आप नोटबुक उठाते और अपना वर्क लर्न कर लेते। बिल्कुल। इट वुड हैव गिवन अ बेटर रिजल्ट। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास में क्लास नोट्स पर ध्यान नहीं देते हैं, नोटबुक्स नहीं बनाते हैं। क्लास नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे शुड बी योर प्रायोरिटी। उसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स और जो हमारे अदर बुक्स होते हैं उनको हम रेफर कर सकते हैं। सर, एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक बच्चा जब आंसर लिखता है तो वो क्या सोचकर लिखे कि मेरे जो एग्जामिनर होंगे हु विल बी चेकिंग माय कॉपी, उनको क्या चाहिए एक आंसर में? देखिए, आंसर शुड बी वेरी मच प्रिसाइज। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि वो जो लंबे-लंबे नोट्स लिखने की और पेजेस भरने की जो सिस्टम थी ना, हुँ। अब वो खत्म हो चुकी है। दे वांट कि क्वेश्चन प्रिसाइज पूछा गया है, अब आपको उसका आंसर भी प्रिसाइजली टू द पॉइंट ही देना है। अगर एक आंसर को आप 2 लाइन्स के लिए 2 लाइन्स में आपको उसको लिख सकते हैं, तो इट शुड बी इन 2 लाइन्स ओनली। आप उसे 4 लाइन में लिख के कुछ एक्स्ट्रा लिख के कुछ भी शो नहीं कर मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पाएँगे। If it is of 2 marks and you are writing, if it is answerable in 2 lines, you should be writing 2 lines only. It should be up to the point, वेरी प्रिसाइज। very precise. If you are writing like if it is you are writing and writing, it's worthless. So there is no point of explanations. It should be precise and to the point. कई बार बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि लेट्स से कोई क्वेश्चन है, उसमें ना तो वर्ड लिमिट दी है, बस एक मार्क का क्राइटेरिया उसमें डिफाइन कर देते हैं और ना उसमें ये बताया कि हमें डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना है, ना उसमें ये बताया कि हमें एग्जाम्पल ऐड करना है या नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स हू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल, जिस लेट्स से किसी ने अगर आंसर शीट्स देखी भी नहीं है कैसे लिखते हैं, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 मार्क का क्वेश्चन है तो कितना लिखें, इसमें अच्छा एग्जाम्पल ऐड करना है या नहीं करना, डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना, कितना वर्ड लिमिट रखें। उन स्टूडेंट्स को कोई टिप देना चाहेंगे? बिल्कुल, उन लोगों के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स क्योंकि देखिए आप इस बात को समझिए, मैंने क्या बोला? क्लासरूम का एक अपना इम्पोर्टेंस है। हुँ, एक वो जो क्राइटेरिया है 75% अटेंडेंस का, अगर आप उसे मेंटेन करते हैं, तो आपका टीचर ही आपकी क्वेरीज क्लास में सॉल्व कर देता है। क्योंकि जब वो आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन कर रहा है, वो आपके प्री बोर्ड्स कर रहा है, तो हर सब्जेक्ट में देखिए एमसीक्यूज़ का पैटर्न है आज के टाइम पे। हर राइट। सब्जेक्ट में 15 टू 20 एमसीक्यूज़ एमसीक्यूज़ हो जाते आ ही रहे हैं। वो आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक कर रहा है। फिर जो 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो 5 मार्क्स के हैं वो डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं। उनमें आपको आंसर्स बड़े लिखने हैं एंड अगेन द पॉइंट इज, अगर आप साइंस में लिख रहे हैं तो उनकी लेंथ अलग है। हुँ, आप उसे सोशल साइंस में लिख रहे हैं तो उसकी लेंथ अलग है। डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग क्वेश्चन। इट शुड बी डन कि आप किसी भी आंसर को लिखें, उसे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें। उसकी वर्थ होती है, वैल्यू होती है। पर हमें यहाँ समझना जरूरी है कि हर सब्जेक्ट, जस्ट लाइक इंग्लिश में हम नोटिस राइटिंग की बात करते हैं, यस सर। तो नोटिस राइटिंग वो जो उसकी 40 टू 50 वर्ड्स की लिमिट है, आप उसमें उसको लिखेंगे। आपका टीचर क्लास में आपको बताएगा कि आपको उसे कैसे सेट करना है। आप उसे एक्सीड करेंगे तो भी मार्क्स कट रहे हैं, आप उसे कम लिख रहे हैं तो टीचर उस बात को भी नोटिस कर रहा है कि भाई आपने नोटिस राइटिंग को प्रॉपरली नहीं किया है। आर्टिकल राइटिंग आप कर रहे हैं, 200 वर्ड्स की लिमिट आ रही है आपके लिए या 150 वर्ड्स की लिमिट आ रही है, उसको भी तो टीचर देख रहा है कि आपने कितना किया है। और ऐसा भी नहीं है कि 200 वर्ड्स का मतलब है हम वर्ड्स गिन रहे हैं। इट्स लाइक एक स्टूडेंट्स सेटअप, डू दिस एक एक्चुअली। सेटअप होता है कि हम ये मान के चलते हैं एक लाइन में हम 8 वर्ड्स लिख रहे हैं, हुँ, तो मतलब ठीक है हमें कब करीबन जो है 20-30 लाइन्स हमने अगर लिख ली तो वो 240 वर्ड्स हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है सिस्टम को बनाने का। नोबडी काउंट्स इन द एग्जाम। हमारे एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके वर्ड्स बिल्कुल, वहां बिल्कुल। काउंट करे। इट इज ऑल एन आइडिया, आपने कितना लिखा है, क्या लिखा है, तो वो आपकी जो आपकी हैंडराइटिंग है, इट गिव्स एन आइडिया टू द एग्जामिनर कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बिकॉज अच्छी हैंडराइटिंग इज ऑलवेज सपोर्ट। सर, हैंडराइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो क्या मार्क्स कटते हैं? नहीं, मार्क्स नहीं करते। लाइक इसका इसका एक सीधा सा एक तरीका है कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, जो आप लिख रहे हैं, वो अगर आपने बहुत अच्छे से लिखा है, हाँ, अगर वो लेजिबल ही नहीं है, तो फिर वो पढ़ेगा कैसे राइट, एग्जामिनर? राइट। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि हम अपने जो जूनियर क्लासेस में बच्चे हैं उनको बोलते हैं कि प्रैक्टिस करें आप। ड्यूरिंग द विंटर वेकेशंस आल्सो हम राइटिंग का वर्क दे देते हैं कि ठीक है आप राइटिंग वर्क करके लाइए, 10 पेजेस 15 पेजेस लिख के लाइए, सो दैट उनका हैंड सेट हो राइटिंग के लिए। राइट। यही उसका रीजन होता है। इसलिए राइटिंग शुड बी लेजिबल। आई एम नॉट सेइंग इट शुड बी कर्सिव, इट शुड बी वेरी मच अट्रैक्टिव, बट इट शुड बी लेजिबल। अगर वो लेजिबल ही नहीं होगी तो फिर टीचर पढ़ के नंबर कैसे देगा आपको? और आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो कितना भी अच्छा हो, अगर वो पढ़ने लायक नहीं है तो फिर नंबर नहीं मिल सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेंटल प्रेशर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस टाइम पर और ये अगेन मैं कहूँगी एक नेचुरली फीलिंग हो जाती है कि जब एग्ज़ाम क्लोज़ आते हैं, आप कितना भी पढ़ रहे हैं कि क्योंकि उस टाइम पे व्हेन यू सिट एक्चुअली इन द एग्ज़ामिनेशन हॉल बहुत प्रेशर बन जाता है, स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट बिकम्स एन इश्यू।
तो उस मेन डे के लिए क्या करें बच्चे कि हम कितना भी पढ़ के जाते हैं लेकिन वहाँ जाके तो पता नहीं समझ ही नहीं आता, टाइम कम लगने लगता है, इतने लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। एक मेंटल वेल बीइंग भी बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी मैं प्रिंसिपल हूँ। मैं इसी स्कूल में था जब मैंने अपना बीएड किया। तो उस बीएड करने के साथ में जब मैं वहाँ बीएड करने जाता था तो मेरे एग्ज़ाम फाइनल जब आए, तो आई वाज़ फेसिंग द सेम प्रेशर। यस, सो आई वाज़ एट द सेम पॉइंट आई वाज़ थिंकिंग कि अरे! बच्चा कैसा फ़ील करता होगा? सो आई कैन एबल टू फ़ील द सेम। यस, तो इट वाज़ लाइक जब हम एग्ज़ामिनेशन देने पहुँचे तो ऐसा लगता था हम तो कुछ पढ़ के ही नहीं आए हैं। वी आर ऑल टुगेदर ब्लैंक। और फिर जब हम अपना वर्क करने बैठते हैं, फिर हम रिकॉल करते हैं, तो वो चीज़ें हमें याद आने लगती हैं। तो पहली बात तो ये है कि दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील इज़ this is very important for the parents, how they are tackling with their children during the exam. एक मेंटल प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा, बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा है कि परफॉर्मेंस देनी, बिल्कुल सर, परफॉर्मेंस खासकर उन बच्चों पे जो अपनी क्लास में टॉपर्स हैं, टॉपर्स। जो एक मीडियोकर बच्चे हैं जिन्हें पता है हम 70 टू 80% के बीच में स्कोर करने वाले हैं, तो वो उनको उनसे स्कूल उतना ही एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन जो बहुत टॉपर बच्चे हैं उनसे स्कूल भी एक्सपेक्ट कर रहा है, उनसे पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक हर तरीके के बच्चे से जो पेरेंट्स का एक रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस एग्जामिनेशन ड्यूरेशन, आई आई व्हाट आई पर्सनली फील इज कि जो जनवरी से मार्च तक का मंथ है ये पूरा एग्जामिनेशन मंथ है। बिल्कुल, तो हाउ पेरेंट्स आर डीलिंग विद द थिंग, एक तो देखिए पेरेंट्स को ये समझना चाहिए नाराज नहीं है ना, बच्चे पे गुस्सा नहीं करना है, हो सकता है वो कम पढ़ रहा हो सकता है उस बात को समझने में उसे देर लग रही हो कि मेरे एग्जाम आने वाले, बट देयर कैन बी एग्जाम्पल्स, देयर कैन बी टॉक, देयर कैन बी डिस्कशंस। बहुत सारे बच्चे आजकल मोबाइल एडिक्ट हैं, उनको इंस्टाग्राम चलाना है, उनको मोबाइल पे गेम्स खेलने हैं, उनको टीवी भी देखना है। तो लेट्स सिट एंड टॉक टू देम। डांटने से कुछ नहीं होगा, दे विल बिकम रिबेलियन। वो ये कह देंगे हम तो ये करते हैं और हम करेंगे, हमें मोबाइल चाहिए तो हमें चाहिए। तो व्हाट, like in my opinion, everybody has a different opinion, what I personally feel is like इस duration में parents need to sit, need to talk, make them calm, teachers need to do this, parents need to do this, school need to do this, उनसे बैठिए, उनसे बात करिए, उनको समझाइए कि आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका क्लास 10th, आपका क्लास 12th है। अगर इसमें आप बहुत अच्छा करते हैं तो आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, अगर अच्छा नहीं भी करते हैं तो वो रुक नहीं जाएगी। But what we expect from you, what are your expectations? And that expectation setting should be done from the very early age. एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरा बेटा क्लास 5 में है। मैं बहुत तरीके से उसको इस बात को बताता हूँ। ही इज इनटू गेम्स, ही इज इनटू क्रिकेट, ही इज इनटू बैडमिंटन। तो क्रिकेट के लिए पापा मैं तो आई वांट टू बिकम क्रिकेटर। तो मैंने बहुत क्लियर एग्जांपल उसके सामने सेट करा कि वॉट एवर यू वांट टू बिकम, यू शुड बी गिविंग योर 100%। तो मैंने उसे एक बात बोली कि टू बिकम अ क्रिकेटर you need to devote like almost 2 to 3 hours daily onto the ground. Are you ready for that? He said नहीं पापा, मेरे को स्कूल का काम भी करना होता है, होमवर्क भी करना होता है, और फिर मुझे वहां तक लेके कौन जाएगा और लेके कौन आएगा। दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन सेटिंग इज। तो वो समझ गया उस बात को कि लाइक बिकमिंग अ क्रिकेटर मेरे लिए अभी आसान नहीं है, लेकिन मे बी फ्यूचर में थोड़ा सा मैं बड़ा हो जाऊं तो हो सकता है कि मैं खुद से आ जा सकूं। आप किसी चीज के लिए ना नहीं कर सकते, पर हाँ उसको बता तो सकते हैं। बिल्कुल। तो दिस इज द वर्क ऑफ द पेरेंट्स। सेम टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन पेरेंट्स नीड टू डू दिस, कि उनको बिठाइए, उनको बताइए कि why this class 12th is important for them, why this class 10th is important for them। क्या ये मार्क्स या ये जो रिजल्ट है उनको कहीं हैम्पर कर सकता है। सबके अपने फील्ड है, अपने एरिया है। कुछ बच्चे जी के लिए जा रहे हैं, कुछ नीट के लिए जा रहे हैं, कुछ का प्लान है कि हम अच्छे से सीए बनेंगे, कुछ सीएस करना चाहते हैं, कुछ फॉरेन माइग्रेट करना चाहते हैं, वहां यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हर किसी का एक मिनिमम क्राइटेरिया है। तो ये पेरेंट्स को उनको बार बार रिमाइंड कराना भी जरूरी है कि भाई ऐसा करिए, और पेरेंट्स को उनके साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है कि आप उनके साथ बैठिए। उनका जो टाइम ऐसा है जिसमें वो थोड़े एंग्जाइटी आ जाती है उनके अंदर, या ऐसा लगने लगता है कि हम एग्जाम में कुछ नहीं आता है, उनसे बैठिए, उनको टाइम स्पेंड कीजिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स को टीचर्स के साथ कन्वर्स करना, इधर इट्स अ स्कूल टीचर और इट्स अ ट्यूशन टीचर, बहुत जरूरी है, जस्ट टू नो कि उनका बच्चा कितना काम कर रहा है और कितना काम नहीं। So be in touch with the teachers, be in touch with your children,
पेरेंट्स का काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ताकि आपका बच्चा ठीक से पढ़ाई करे, एंग्जाइटी उसके अंदर ना आए, वो फ्यूचर में होने वाले एग्जाम्स के लिए फुली प्रिपेयर। और देखिए फिर पेरेंट्स। उनको ये भी बताना जरूरी है कि नंबर बेटा कहीं मायने नहीं रखते। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू। इफ यू आर देयर यू कैन डू एवरीथिंग, है ना। तो आप इतना ज्यादा प्रेशराइज मत होइए किसी भी चीज से कि आप परेशान हो जाए, तो ये भी उनको बताना। क्योंकि स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो पापा मारेंगे, मम्मी पापा मारेंगे, डाँटेंगी। पापा डांटेंगे। मैंने यही तो बोला, मैं आपको हुँ, यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पेरेंट्स को एक बहुत क्लियर मैसेज अपने बच्चों को दे देना चाहिए कि आप अपना मतलब वही बात है ना, जिसे जैसे हमारे गीता में भी कहा गया है, हुँ। आप कर्म करिए ना, फल जी, की चिंता क्यों करते हैं? जी, जी। तो कर्म करिए तो सही। आप अपना टाइम ड्यूरेशन देखिए, मैंने बोला ना मोबाइल, मोबाइल दीजिए ना बच्चे को, किसी ने मना नहीं किया आपको। आप उस बच्चे को बोलिए बेटा फॉर दिस दीज 2-3 मंथ्स हुँ, यू हैव अ लिमिटेड टाइम फॉर यूजिंग योर मोबाइल। मोबाइल विल नॉट इट विल नॉट बी विद यू फॉर ऑल द टाइम। हम आपको देंगे, अब शाम को आधा घंटा बैठिए या रात को बैठिए, आधा घंटा देख लीजिए, आधा घंटा हमारे साथ बैठिए, टीवी देख लीजिए, आपका 1 घंटे का एंटरटेनमेंट आपको मिल जाएगा। फिर आप थक जाओगे, फिर हमारे साथ बैठ के बात कर लो, हमारे साथ बैठ के चाय पी लो। तो इस तरीके से आप बच्चे को उस ड्यूरेशन में थोड़ा-सा अच्छा नरिशमेंट भी हुँ। दीजिए उसको। अच्छे से खाने के लिए बोलिए उसे कि खाना अच्छे से खाए, नींद भी अच्छे से ले, जी, क्योंकि बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, रात 12 बजे सो रहे हैं, सुबह-सुबह राइट, राइट। 3-4 बजे उठ जा रहे हैं। मैं इसीलिए आपको बोला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, इट्स अ होल ईयर वर्क। यस, ये लास्ट के 2 महीने 3 महीने की नहीं। मेहनत नहीं है। यू हैव टू वर्क थ्रू आउट द ईयर। और इस प्रोसेस में स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर्स एवरीबॉडी इज़ कंप्लीटली यस, इन्वॉल्व्ड। यस, यस, एवरीबॉडी इज। और इट्स आवर ड्यूटी एक्चुअली, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्कूल पार्ट और हुँ। बीइंग अ पेरेंट, हमें हर तरीके से तैयार रहना चाहिए अपने बच्चों की इम्पोर्टेंस। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम सिर्फ़ एक स्टूडेंट नहीं दे रहा है, उनके पेरेंट्स, पेरेंट्स उनके भी दे रहे टीचर्स हैं, एवरीबॉडी इज़ गिविंग। एवरीबॉडी इज गिविंग। यस। सर पेरेंट्स को लेके आपने मुझे लगता है बहुत अच्छा सेशन दिया और स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स को दिखाएँगे इस पार्ट को स्पेशली। टीचर्स को लेके कुछ कहना चाहेंगे सर? टीचर्स के लिए अगर हम कुछ सजेशन तौर पर अगर आप कहें या कोई लास्ट मोमेंट के टिप्स कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे अब डील करें क्योंकि ज़्यादा वक़्त नहीं रह गया है? देखिए पूरा साल 1 साल टीचर्स को मिलता है। हुँ, तो मैं बार-बार यही बात बोलूँगा कि अपने अपना जो सिलेबस आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद क्लास 12th अकाउंटेंसी पढ़ाता रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तो अपने सिलेबस को जस्टिफाई करिए। जी। उसके साथ जल्दबाज़ी मत करिए। यू शुड नॉट हरी अप विथ योर सिलेबस। हम ये अगर बच्चों को ये कह दें कि ये हो गया, तो हो गया तो फिर उसको जज भी तो करिए। उसका क्लास टेस्ट ले लीजिए। वो क्लास टेस्ट आप उसका असाइनमेंट जो है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वो कई तरीके से कर सकते हैं। आप बच्चे को क्लास में एक एमसीक्यू पेपर चेक करा सकते हैं। और अब का जो टाइम है, मतलब व्हाट आई मीन टू से इज़ कि बच्चे को नवंबर तक सिलेबस पूरा करने का टाइम दीजिए। बहुत सारे टीचर्स इतनी जल्दी में सिलेबस करते हैं कि उसका उनका सिलेबस ही अगस्त सितंबर में पूरा हो जाए। आप उन्हें टाइम दीजिए नवंबर दिसंबर तक पूरा करने का, ताकि वो उसको समझे भी, फिर उसको थोड़ा टाइम रिवीजन के लिए मिले, फिर उसके बाद वो अपने एग्ज़ाम्स दे, फिर आप उसके पास सैंपल पेपर्स लेके जाएँ, फिर उसको सैंपल पेपर के लिए दें। और सैंपल पेपर एक साथ पूरा 3 घंटे का देने की ज़रूरत नहीं है उसको। पेपर सारे रिविज़न पेपर्स के साथ। पार्ट्स में होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, हुँ, पार्ट सी। पार्ट्स में देखिए, आज हम आपका पार्ट ए से बात करेंगे, आज हम आपकी पार्ट बी से बात करेंगे, आज हम आपकी पार्ट सी में बात करेंगे, आज हम सिर्फ एमसीक्यू में डील करेंगे। आज हम सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन में डील करेंगे, आज हम सिर्फ 3 मार्क्स के क्वेश्चन में डील करेंगे। अब हम सब चीज़ों को कर चुके हैं, अब हम कंप्लीट करेंगे। और अब तो इट्स लाइक व्हाट आई पर्सनली फील, कोरोना वाज़ अ ब्लेसिंग फॉर द टीचिंग एज़ वी हैव ऑनलाइन क्लासेस दिस टाइम। यस सर। तो टीचर्स जो हैं इस टाइम को जो अपने बच्चे को एक टाइम दे सकते हैं। हुँ, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, पर हाँ, अगर उनका सपोज़ करिए ये एक टाइम आ गया कि प्रैक्टिकल देने के बाद बच्चा घर चला जाता है, स्कूल में बहुत रेगुलर नहीं होता है। हुँ, अगर टीचर ये बोले कि भाई एवरी मंडे एंड वेडनेसडे आई विल बी टेकिंग योर ऑनलाइन क्लास, दैट विल बी द डाउट सेशंस, हुँ, दोज़ हू वांट टू अटेंड दे कैन कम ऑनलाइन। अपना लिंक शेयर करिए, स्कूल में बैठिए, बच्चा नहीं भी आ रहा है, घर बैठ के आपसे डाउट सेशन तो ले रहा है। बिल्कुल। आप अपनी अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व करा रहा है, बट फॉर दैट चिल्ड्रन शुड बी वेरी मच ऑनेस्ट। जी। पर वो होता नहीं है एक्चुअली। जब बच्चों के साथ परेशानी क्या है कि बच्चे ये चाहते हैं कि हमारी कोई भी बात पेरेंट्स तक ना पहुंचे, तो वो अपने टीचर्स के नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं, अपने स्कूल के नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, द ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको ये सब काम नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ हो रहा है आपकी वेल-बीइंग के लिए हो रहा है, आपके फ्यूचर के लिए हो रहा है, तो यू मस्ट बी वेरी मच ऑनेस्ट विथ योर। आपने ये सारी बातें अपने 20 साल के तजुर्बे में जो आपने हासिल की हैं, जो सीखा है एजुकेशन सेक्टर में, आज हमें बहुत कम वक़्त में बता दी। टीचर्स की बात हमने की, स्टूडेंट्स को लेके हमने बात की, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेके हमने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जान ली। पेरेंट्स को लेके आपने ख़ासकर बहुत ज़रूरी बातें बता दी। मैं फिर कहूँगी बच्चों, ये सेशन ज़रूर दिखाना अपने पेरेंट्स को। एंड थैंक यू सो मच सर, इट्स आवर ऑनर टू हैव यू विद अस और मुझे पूरा यकीन है आज के इस इंटरव्यू से बहुत से बच्चों के जो डाउट्स एंड क्वेरीज़ थे वो सॉल्व हुए होंगे। थैंक यू सो मच वन्स अगेन। Thank you so much for like asking such questions from me so that I'll be able to answer them. और मैं हमेशा से जो है बच्चों के लिए काम करता आया हूँ, स्कूल के बच्चों के लिए काम करता आया है। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने सीनियर से सीखी हैं। काशीपुर में बहुत सीनियर प्रिंसिपल्स हैं, मेरे से भी सीनियर बहुत सारे लोग हैं, मैनेजमेंट में बहुत सारे सीनियर लोग हैं। ये सब उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं जो आज मैं इतना कुछ आपसे कह पाया। और उन्हीं की जो सिखाई हुई चीज़ें हैं आज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आपके इतने सारे बच्चे जिनमें से मैं भी एक हूँ। हम आगे भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसको। तो बिल्कुल। इट्स अ चेन जो बहुत प्रोडक्टिव चेन है यस। एंड येस इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्गर फॉर द फ्यूचर जनरेशंस ये ऐसे ही बढ़ती रहेगी, मेरी यही दिली तमन्ना है। थैंक यू सो मच वन्स अगेन एंड थैंक्स टू आवर लवली ऑडियंस एज़ वेल। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड वी विल बी बैक सून विद अनदर एपिसोड टिल देन कीप वॉचिंग ज्ञानवाणी।